ये जो रिलेशन है आपको बताना ही है, फ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक या ट्रांसलेट या इक्विवेलेंस, तीनों होगा। चेक करो, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। चलिए कौन बताएगा? रिफ्लेक्सिव होगा ये, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा चलो बताओ मुझे, 2,2 बिलोंग्स टू आर है क्या? है 1,1 है, 1/2, 1/2 है, बिलोंग्स टू आर है। फिर आपने कैसे रिफ्लेक्स क्या बोला है? इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो समझ में आया? समझ गए? फिर से बताओ, 1,1 बिलोंग्स टू आर, क्यों है? 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर होता है? होता है? नहीं, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होता है ना? 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 होता है। तो मैं बोल सकता हूँ therefore 1/2, 1/2 does not belongs to R, hence R is not reflexive। क्या ये बात समझ में आई? आपको उल्टा सोचना है ध्यान में। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कोई रिलेशन गिवन है और आपको ये बोला जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, आपको रिफ्लेक्सिव में ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना या ऐसी चीजें ढूंढनी, ऐसी वैल्यू जहां पे ये ट्रू नहीं हो या रिफ्लेक्सिव नहीं हो, ऐसे पॉइंट है। वो तो सबको पता ही कि 1 से ग्रेटर का तो सब जगह होगा ही होगा, उसका स्क्वायर से तो वो तो छोटा होता ही है हर वैल्यू, लेकिन 0 से 1 के बीच में जो उल्टा चलता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक कौन बताएगा? सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे? कोई एग्जांपल दो। 1,2 belongs to R है, but 2,1 does not belong to R। ऐसा क्यों? 2 is not less than equal to 1 स्क्वायर, की वैल्यू 1 से कभी भी छोटी या इक्वल नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव कोई बताएगा? चेक करते चलो मुझे बताओ, 3,2 बिलोंग्स टू आर है, ये है 3,2 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज है क्या होगा? 3 is less than equal to 2 स्क्वायर, करेक्ट है? तो 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा देखिए, 2
2,1.5 belongs to R है 2 is less than equal to 1.5 का स्क्वायर का मतलब 2.25 2.2 क्या ये बात समझ में आ रही? बट ये बताओ 3,1.5 belongs to R होगा नहीं, does not belongs to R, क्योंकि 3 is greater than होता है 2.2 का, not less than। समझ में आया? तो ए बी है, बी सी है, बट बी सी नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज नॉट। क्या ये बात समझ में आई? आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर लिखना कैसे है? देखो, आपको जब भी रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये प्रूव कर दो। प्रूव करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, और उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग बता दो। जैसे इसमें बताना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ये 1 और 1 लेके बता दूंगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। समझ में आया? वैसे सिमेट्रिक लिखना है तो आप क्या करोगे, आप लेट करके चलो कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और आप ये प्रूव कर दो कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। प्रूव कैसे करोगे? उसी ए कॉमा बी से, उसी से प्रूव करोगे। जैसे गलती बताया था 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस बी ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। ये मैंने कहाँ से लिखा था? इसी से तो लिखा था। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, सिमेट्रिक हो गया। वैसे ट्रांजिटिव में आप लेट करके चलोगे ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, अब ए सी आप प्रूव कर, ठीक है? और अपनी लैंग्वेज में जो सामने वाले को समझ, ऐसा नहीं है कि कॉपी करना है लैंग्वेज एनसीईआरटी ऐसा वैसा लिखना है, क्या मानना, ऐसा नहीं। उसको ये समझ में आ जाए कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों है और क्यों नहीं, सिमेट्रिक क्यों है और क्यों नहीं। समझ गए? एक और वैसे ही आपको प्रूव करने के लिए देंगे, आपको ये प्रूव करना रहेगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। ज़्यादा कैसे? जैसे इसके अंदर आप लोगों ने 1 1 2 2 ये सब सोचा, 1/2 नहीं सोचा, क्योंकि रियल नंबर तो इतने सारे हैं। लेकिन अगर यही मैं बोल दूँ आप ये प्रूव करके बताओ कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो फिर आप वही नंबर ढूंढोगे जहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं। समझ में आया? जैसे प्रूव करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन भी ऐसे होंगे जिनमें इतना वाइड रेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, रिलेशन आर इंटरसेक्ट ए। ए क्या है? ये सेट ए और रिलेशन आर है। इस सेट के अंदर आपसे पूछा है आर इक्वल टू ए कॉमा बी प्लस ए माइनस बी। अब आपको मुझे बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस होगा या नहीं, स्टेप बाय स्टेप। रिफ्लेक्सिव होगा ना, तो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव
A belongs for A belongs to A minus A equal to B. ठीक है, which is E. So A comma A belongs to R. Therefore R is a flexible relation. क्या ये बात समझ में आई? नंबर 2 सिमेट्री पे जा। For A comma B belongs to A, that A comma B belongs to R. This implies that A minus B is an E. Clear है? So B minus A is also an E. क्या सही लिख रहा हूँ? है ना? Hence B comma A belongs to R. क्या ये बात समझ में आ रही है? Therefore R is a symmetric relation. आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। नहीं समझ आ रहा? 1 minus 1 कितना होगा? 1 minus 2 1 minus 2 minus 1 वो इवन होगा? इवन होगा? 1 minus 2 नहीं होगा। 1 minus 3 इवन होता है? होता है ना? नहीं होता। -2 इवन नहीं होता, होता है। तो 3 minus 1 कितना होगा? वो भी इवन होगा, है ना? तो 1 minus 3 और 3 minus 1 दोनों इवन है, मतलब 1, 3 और 3, 1 दोनों इस रिलेशन में है, तो सिमेट्रिक होगा ना? क्या बेटा? क्या बोल रहे हो? 1 minus, हाँ, तो 1, 2 does not belongs to R, तो 2, 1 की हमें जरूरत ही नहीं, है ना? तो 1, 3 है तो 3, 1 की जरूरत है। क्या करोगे? और A, B, C belongs to A, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? मतलब मैं जो भी यहाँ पे ABC यूज कर रहा हूँ वो इस A सेट के एलिमेंट, ठीक है? आप चाहो तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यूज करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि 1 minus 1 0 होता है, 2 minus 2 0, ऐसा कर सकते हो। अब क्या होगा? A, B belongs to R and B, C belongs to R. This implies that A minus B ये इवन है और B minus C इवन है। यही बात समझ में आई, ठीक है? अब दो इवन नंबर का सम कितना होगा? इवन ही होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A minus B plus B minus C equals an even number? क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? इवन प्लस इवन कितना होगा? A minus B plus B minus C किसके इक्वल हुआ? A minus C कैसा नंबर हुआ? तो A, C belongs to तो कैसा रिलेशन है ये? समझ गए? ये R रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, तो ये रिलेशन कैसा होगा? एक रिलेशन। दूसरा क्वेश्चन relation are defined in this side.
relation are defined in this set A of all triangles. All triangles and are equal to T1 comma T2. T1 comma T2. So that T1 is congruent to T2. कॉन्ग्रुएंट तो जानते हो हम लोग, कॉन्ग्रुएंट जानते हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जानते हो? यस। तो आपको बताना है ये आर कैसा हो। इक्विवेलेंस होगा, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या लिखोगे? ऐसा भी कर सकते हैं, T belongs to A and T is equivalent to T, या फिर ऐसा लिख सकते हो, since every triangle is congruent to itself, every triangle is congruent to itself, therefore T comma T belongs to R। समझ आ रहा है? T comma T belongs to R, hence R is reflexive। इसमें क्या करोगे? T1 comma T2 belongs to R, it means T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2, then T2 is congruent to T1। Therefore T2 comma T1 belongs to R। समझ आया? R is symmetric relation। इसमें क्या करोगे? लेट करोगे T1 comma T2 belongs to R, मतलब T1 is congruent to T2, T2 comma T3 belongs to R, T2 is congruent to T3, hence T1 is congruent to T3, therefore T1 comma T3 belongs to R। तो ट्रांजिशन। अब इसके अंदर ये बता दो, कॉन्ग्रुएंट अगर सिमिलर लिखता हूं तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे सिमिलर लिखता हूं क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? सोच के देखो, नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल दोनों, क्या डिफरेंस होता है दोनों ट्रायंगल? सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों अलग प्रॉपर्टी है ट्रायंगल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? साइज सेम होती है, एंगल सेम होते हैं, और सिमिलर में एंगल सेम होता है, और उसके अंदर कॉन्ग्रुएंट के अंदर एरिया इक्वल होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों एक जैसे ट्रायंगल, एक जैसे का मतलब दिखने में ही नहीं, रियलिटी के अंदर भी एक जैसे। सिमिलरिटी का मतलब कि दोनों दिखने में एक जैसे, है ना? जैसे ये ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि दिखने में एक जैसे, बड़े छोटे हो सकते हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई उससे बड़ा होगा। जैसे आपके पासपोर्ट साइज फोटो, फिर बड़े फोटो, फिर जूम वाले फोटो, फिर नेताओं की तरह बैनर वाले फोटो, है ना? जैसे ये सब है, सब आपके, है ना? तो बड़े छोटे का फर्क, तो ये सब सिमिलर होते हैं। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसा। जैसे आप लोगों को तो क्या बताना, ताजमहल, है ना? जब आप देखने जाते हो तो कितना बड़ा, जब खरीदने जाते हो तो इतना सा हाथ में आ रहा है, दोनों एक जैसे, दोनों सिमिलर। समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट दोनों एक जैसे होने चाहिए। उसी ताजमहल को हाथ में उठाना है, उसी को पूरा पहले खोद के जेसीबी से ऐसे हाथ में उठाओ, फिर बोलोगे हाँ अब कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है ना? तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तभी होंगे जब दोनों की साइज और दिखने में सब कुछ एक जैसा। जैसे ये क्लासरूम और ये क्लास, ये दोनों एक जैसे, ये क्लासरूम और ये क्लास, साइज में भी ऐसे और दिखने में भी। समझ गए? अब मैं बात करता हूँ सिमिलर ट्रायंगल। तो अगर T1 और T1 क्या दोनों सिमिलर होते हैं?
है ना। हर ट्राइंगल खुद का सिमिलर होता ही है क्योंकि वो खुद को एक जैसा दिखता है। समझ में आया? आईने के सामने खड़े हो जाओ तो समझ गए, मैं खुद ही हूँ लेकिन एक जैसा, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्या आप इस बात को लिख सकते हो? कैसे लिखोगे? सिमिलर ट्राइंगल, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू विच सेट, ठीक है। तो T कॉमा T बिलोंग्स टू R, क्यू आर T इज सिमिलर टू T, समझ आ रहा है? T इज सिमिलर टू T, so T कॉमा T बिलोंग्स टू R, hence R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई? सिमेट्रिक में क्या करोगे? T1 दिखने में T2 के जैसा ही है, तो T2 भी तो दिखने में T1 जैसा ही होगा, है ना। T1 is similar to T2, T2 is similar to T1, और ट्रांजिटिव में भी ऐसा ही, T1 दिखने में T2 जैसा है ना। रणवीर सिंह, उसके डुप्लीकेट भी बहुत सारे दिखने में एक जैसा, फिर उसका डुप्लीकेट भी और है, तो ये इसके दिखने में एक जैसा। समझ में आया? कपिल शर्मा देखते हो, उसमें एक आदमी नहीं है तो बिल्कुल रणवीर सिंह का, तो वो कैसे है? सिमिलर है, वही तो नहीं है। समझ में आया? T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, तो T1 T3 के जैसा हो जाएगा। तो कैसा होगा ये रिलेशन? ट्रांजिटिव होगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अब ये तीनों बातें मैं लिख के बताऊं या आप लोग लिख लोगे? पक्का? यस। चलो, सिमिलर ट्रायंगल और रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों लिखो जल्दी। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं, जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखो,
आपको एक रिलेशन गिवन है, सेट क्या है, सेट क्या गिवन है, पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन का जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे पॉइंट्स वो सेट है। रिलेशन डिफाइन किया गया इस तरह से। तो आपको ये बताना है क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। होगा ना रिफ्लेक्सिव, क्यों? एट द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एट डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन। समझ आ रहा है? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो आर इज रिफ्लेक्स। ये बात आप लिख सकते हो कि मैं लिख के बताऊं? लिख सकते हो। चलो सिमेट्रिक बताओ। Let a comma b belongs to b comma q belongs to r and distance of p from origin is equal to distance of q from origin। ठीक है? अब ऐसा भी लिख सकते हो distance of q from origin is equal to distance of p from origin। ऐसा भी लिख सकते हो। p की origin से distance वही है जो q की है, आप लिख सकते हो q की वही है जो b से है, तो q comma p belongs to r हो जाएगा। और ट्रांजिटिव में क्या करोगे? E comma Q belongs to R and Q comma R belongs to R। R1 लिखते हैं, R1 belongs to R। P की ओरिजिन से डिस्टेंस Q की ओरिजिन से डिस्टेंस के इक्वल, Q की ओरिजिन से डिस्टेंस और R1 की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल, तो P की ओरिजिन और R1 की ओरिजिन से डिस्टेंस वो इक्वल हो जाएगी। P comma R1 belongs to R। ट्रांजिटिव हो गया। क्या ये बात समझ आई सबको? एक और क्वेश्चन लास्ट। Given a non-empty set X, consider P of X, which is the set of all subsets, all subset of set X, all subset of set X. Define the relation R in P of X. Find relation R in P of X। relation R P of X को डिफाइन किया गया है, क्या है? for A comma B where A comma B in P of X, A is related to B, A is related to B if A is subset of B। आपको ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव। अच्छा, आप पावर सेट समझते हो? पावर सेट क्या होता है? सेट ऑफ सबसेट। एक सेट ये है, उसके जितने टाइप के आप सबसेट बना सकते हो सब बना, और उन सबसेट से जब आप एक सेट बनाने जाओगे तो वो पावर सेट P of A। याद है ना 11th क्लास फर्स्ट चैप्टर P of। अब इसमें यही बोला कि x तो एक सेट है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ x इक्वल टू A B C D E F, ये एक सेट है। अब P of x इसका पावर सेट। अब इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे कौन बताएगा? 2 raised to वेरी गुड। कितने एलिमेंट्स होंगे? मतलब 64 एलिमेंट्स है इसके, और वो सारे के सारे क्या है? सेट होंगे, है ना? क्योंकि ये किसका कलेक्शन होता है? सेट का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। सबसेट इसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी का कलेक्शन है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा? सेट ही तो होगा सारे का सारा। ऐसे होगा, देखो ये
इस तरह से आएंगे कलेक्शन। और ये क्या है, सेट नहीं है। जब ये ब्रैकेट लगता है तो सेट बनता है, सेट ऑफ सबसेट। अब बताओ इन्होंने क्या बोला है, रिलेशन आर क्या है, ए बी से तभी रिलेटेड होगा जब ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या रिफ्लेक्शन रिलेशन बन सकता है? Since every set is subset of itself, क्या ऐसा कुछ सुना है? Every set is subset of itself, तो A related to A हो जाएगा। yes. दूसरा सिमेट्रिसिटी कौन बताएगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं? If A is related to B, मतलब A B का सबसेट है, it is not necessary that B is subset of A, है ना। जैसे मैंने बोला कि ये इसका सबसेट है, ये वाला, तो इसका सबसेट ये है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, है ना। जैसे मान लो एक A है वो 1, 2, 3 और B है वो 1, 2, तो आप ऐसा बोल दोगे कि सर B है वो सबसेट ऑफ A, बट A इज सबसेट ऑफ B, तो सिमेट्रिक नहीं। समझ गए? If A is related to B, then it is not necessary that B is related to A। और क्या लिख सकते हो, A is subset of B, not necessary that B is subset of A, not necessary, therefore B is not related to A, hence R is not symmetric। अब बोलो किसको डाउट है कि R सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? आप में से जिस किसी को भी डाउट हो पूछ सकते हो। उधर बॉयज में किसी को भी डाउट नहीं है? ट्रांजिटिव बताओ होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? B सबसेट ऑफ A है और C मैंने लिखा एक सबसेट ये। आपको पता है कि B A में से निकल के आया है, तो A के B के पास वही एलिमेंट होंगे जो A में होंगे, अलावा तो और कई एलिमेंट कहीं से नहीं। और C कहाँ से आया? B में से, तो C में वही एलिमेंट होंगे जो किसमें हो? B में हो। समझ आ रहा है? इसके एलिमेंट ही इसमें आएंगे क्योंकि C किसका सबसेट है? B का, और B किसका सबसेट है? A का। तो B में कौन से एलिमेंट आएंगे? A वाले। C में कौन से आएंगे? B वाले। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि C के एलिमेंट वही है जो A के एलिमेंट? C के एलिमेंट A के अलावा कहीं से नहीं आ सकते क्योंकि ये इससे होते हुआ है वाया, इससे हो सकता है कुछ इसने रख ली हो, बाकी दे दी हो, ये भी तो आए यही से। समझ गए? तो C सबसेट ऑफ A होगा, होगा ना, ये कंपलसरी होगा ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, आप में से कोई मुझे ऐसा सेट बता सकते हो C सबसेट B का, इसका एक भी एलिमेंट ऐसा हो जो A में नहीं? एक भी एलिमेंट ऐसा बता दो इस B के सबसेट का जिसमें एलिमेंट है वो A में नहीं है। कोई वो तो बताओ, मुझे तो नहीं पता, आपसे पूछ रहा हूँ। है कोई? हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या होता है? जैसे A B का सबसेट है, ये कोई सेट है और यहाँ सबसेट है, तो ये इसमें से एलिमेंट लेगा, सबसेट बनेगा कैसे? अड़ोस पड़ोस से तो लेगा नहीं, इनके यही से लेगा। और बेचारा दूसरा कोई सबसेट इसका है तो वो इसके सारे जिंदा है, वो इससे कुछ एलिमेंट लेगा, तो ऑटोमेटिकली यही से तो गए नीचे। समझ में आया? बाहुबली पानी कहाँ से? ऊपर से आया ना, ऊपर से आया महेश नदी। आर इज नॉट सिमेट्रिक, पॉसिबल। कौन सी बात कर रहे थे हम लोग? ट्रांजिटिव। तो B सबसेट ऑफ A एंड C सबसेट ऑफ B एंड C सबसेट ऑफ A। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? किसी को डाउट? चलिए
हाँ रिफ्लेक्सिव, हर सब सेट है वो खुद का सबसेट होता है ना, तो हर सेट है वो दूसरे अपने खुद के साथ रिलेटेड होगा। इन्होंने क्या बोला है, ए डेफिनेशन, ए रिलेटेड टू बी इफ ए सबसेट ऑफ बी, ए है वो बी के साथ रिलेशन में तभी होगा जब इसका सबसेट हो। तो मैंने बोला कि ए तो खुद का सबसेट होता ही है, ए खुद का सबसेट होता है तो बी इसके साथ रिलेटेड रिलेशन में होगा ना, ए के साथ होगा, और जब ए के साथ है तो वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। समझ आ रहा है? अच्छा कोई मुझे बताएगा इसका एक सबसेट ये भी होता है, ये भी इसका सबसेट है ना, ये दोनों इक्वल हुए, इक्वल हुए तो कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। समझ गए? अच्छा ट्रांजिटिविटी में क्या लिखूंगा, ए रिलेटेड टू बी मींस ए सबसेट ऑफ बी, समझ पा रहे हो, एंड बी रिलेटेड टू सी इट मींस बी सबसेट ऑफ सी, then A is subset of C, समझ आया, A is subset of C, इससे उल्टा उल्टा A is related subset of B, B is subset of C, सही तो है, एग्जांपल से भी ना सही है, हाँ वो कोई बात ऐसा लिख देता हूँ आपको करते ही होगा। B is related to A and B is subset of A and C is related to B and C is subset of B, ठीक है। देखो एग्जांपल से उल्टा होगा कोई बात, B A के साथ कब रिलेशन होगा, जब B सबसेट ऑफ A होगा। देखो मैंने उनको उल्टा कर दिया, B इधर है, फिर C रिलेटेड टू B कब होगा, जब C सबसेट ऑफ A, C B का सबसेट है और B किसका सबसेट है, A का, तो मैं बोल सकता हूँ कि C सबसेट ऑफ A एंड C सबसेट ऑफ A, समझ में आया? दिस इंप्लाइज दैट, क्या लिखूं, क्या लिखूं बोलो, C is related to A, दिया है ना, C is related to A, क्या लिखो, R is समझ पा रहे हो या फिर से एक्सप्लेन करो, समझ गए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिट, जिसको भी डाउट हो पूछ लो जल्दी से। सिमेट्रिक समझ में आया, A is related to सबसेट ऑफ B, मतलब मैंने क्या लिखा है, A सबसेट ऑफ B, तो ये इसका नाम B है और इसका नाम A, ये है तो B का सबसेट है, क्योंकि A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ से आए, B से। अब मुझे बता क्या B है वो A का सबसेट होगा, क्योंकि B के जो एलिमेंट है वो सारे के सारे कहाँ से आए, A से नहीं आए, A से आए नहीं, A में तो 1 2 ही है, कहीं और से आए, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, किसी और का हो सकता है, ये तो इसका सबसेट है बट ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर? और किसी को डाउट? नो डाउट, मैं इसको रख करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट किया आप लिख लो, आदत हो गई ना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अपन जो बेसिक चीजें हैं फंक्शन से रिलेटेड तो देखते हैं। मैंने कल आपको कुछ पूछा, हाँ एक्स वाले डाउट, अच्छा मैंने आपको ये x is greater than p है, then x square is what, x is greater than -2 है, then x is greater than -2 है, then x square is what, और क्या पूछा था, x is less than 3 to 2 है, then x square is what, x is less than -2 to -4 है, and x square is 4, और x is
लेस देन 3 ग्रेटर देन -1 एंड देन x स्क्वायर। x को आपको गिवन है कि x कहां से कहां तक इनइक्वालिटी है, आपसे x स्क्वायर पूछा है कि वो कहां से कहां तक। चलो फर्स्ट का बताओ, x 3 से बड़ा है तो x स्क्वायर कितना होगा, x 3 से बड़ा है तो x कितना होगा, बोलो जल्दी बोलो। मैंने बोला x ग्रेटर देन 3 देन x स्क्वायर कहां तक होगा, 4 से इंफिनिटी, 9 से इंफिनिटी, वेरी गुड, 9 से बिल्कुल सही बताया, 9 से। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ x इज लेस देन 3, अब x स्क्वायर बताओ, माइनस इंफिनिटी टू 9 पक्का, 9 से इंफिनिटी, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, एक बताओ। लेस देन 3 है तो हाँ, एक बोल रहा है कि माइनस इंफिनिटी टू 9, एक ऐसा बोल, एक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0, और कोई 0 टू इंफिनिटी। अब ये चीजें होती कैसे उसको, क्या आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता है, ऐसे कितने लोग बोलेंगे जो बोलेंगे कि नहीं पता। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या कर रहे हो, हमने 11th क्लास में फंक्शन पूरा पढ़ा, मैंने आपको ग्राफ की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई, उसके बाद आप लोगों ने पैराबोला भी तो पढ़ा है, पैराबोला पढ़ा है ना, कोनिक सेक्शन, पूरा 1.5 महीना वो चैप्टर पढ़ा है, अब बोल रहे हो नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होता है ना, कुछ तो बोलो हाँ या ना, होता है तो हाँ बोलो, नहीं होता तो ना बोलो कि नहीं ऐसा नहीं होता। ऐसे होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ऐसा होता है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसे होगा ना, और x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा होता है, x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो याद दिलाना पड़ता है कि ऐसा भी कुछ था। अब ध्यान से सुना, ये x इज ग्रेटर देन 3 है तो 3 कहीं इधर होगा, इस 3 पे ये तो x स्क्वायर है, x की वैल्यू 3 पे है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 3 पे x स्क्वायर की 9। अब जैसे मैं x 3 से बढ़ाते जाऊंगा तो ये भी तो बढ़ता जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, 9 टू इंफिनिटी, तो ये बनेगा 9 टू इंफिनिटी। अब जिसको डाउट है वो पूछ सकते हो, है किसी को डाउट। जैसे मैं 3 से आगे बढ़ूंगा तो ये तो x है और ये क्या है, एक्स स्क्वायर 9 से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। लेकिन जैसे आपने x इज लेस देन 3 बोला वैसे ये बोलेगा कि हम ऐसे चलेंगे, जैसे आपने बोला ये 3 है, 3 पे इसकी वैल्यू क्या 9, 3 से लेस आपको जाना है, इधर की तरफ जाना है तो ये भी तो बेचारा इधर जाएगा, ऐसे जाएगा, चलता जाएगा, है ना। अब मैं वैल्यू कितनी बताऊंगा, 0 से लेके इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? तो आप में से कोई ये बताएगा नहीं सर ऐसे मत बताओ, 0 से 9 बताओ फिर 0 से इंफिनिटी बताओ, वो गलत बोल रहा है, फिर से बताओ। मैंने बोला कि 3 से लेस है x की वैल्यू, ये x है ना, x एक्सिस और ये x स्क्वायर है, जैसे मैं x 3 से छोटा होता जाऊंगा वैसे ये ग्राफ भी इसके साथ चलता जाएगा, इधर ये जो वैल्यू है मैंने ऐसे किया है, ये वैल्यू किसकी है, x स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये y इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पे y कितना है 9, जैसे मैं इससे छोटा होता जाऊंगा ये भी कम होता जाएगा, कहाँ तक जाएगा 0 तक, उसके बाद फिर से बढ़ेगा 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो मैं इसको 0 से इंफिनिटी लिखूं या फिर पहले 9 से 0 से इंफिनिटी लिखूं, 0 टू इंफिनिटी ना, उसमें 0 9 तो आ ही गया, 0 टू इंफिनिटी लिखूंगा इसमें 0 से 9 तो है ही ना, अभी भी नहीं आया समझ। अब सुनो, मैंने बोला कि x की वैल्यू लेस देन 3,
अब मैं बोलता हूँ कि x की वैल्यू -5 लेस देन 3 है, -5 लेस देन 3 होता है, तो x स्क्वायर कितना होगा 25 है ना। x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो 1 होगी। क्या कोई नेगेटिव वैल्यू मिल रही है? नेगेटिव वैल्यू मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं। समझ गए? अब मुझे बताना, आप लोग काफी समझदार लोग, x इज ग्रेटर देन -3 है, देन x स्क्वायर इज व्हाट? x स्क्वायर इज व्हाट? इस केस में तो आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी, x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। इसमें बताओ 9 to infinity। इसने बोला 9 टू इंफिनिटी, और कोई बोलेगा कुछ? वेरी गुड, 0 टू इंफिनिटी, x इज ग्रेटर देन -3। अब इसको ध्यान से सुनना, इसने बोला 9 टू इंफिनिटी, -3 से बड़ा 0 होता है ना, -3 से बड़ा 0 होता है, तो x स्क्वायर 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 आया ना 0। समझ आ रहा है? अब इस ग्राफ से समझो, ये ग्राफ है x स्क्वायर, x की वैल्यू में कहां से कहां तक बोली? -3 इधर, इससे बड़ी वैल्यू ये है, तो इधर x स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। अब ये x स्क्वायर भी इसके साथ साथ ऐसे चलता जाएगा, ये x स्क्वायर जाएगा। तो बताओ x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके मिनिमम 0 मैक्सिमम इंफिनिटी। समझ आ रहा है आपका? अब मुझे बताओ x स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं आपसे अगर पूछता हूँ कि x इज ग्रेटर देन -5 देन x स्क्वायर इज व्हाट? 0 टू इंफिनिटी। वेरी गुड, अब आपको समझ में आया। अब अगर मैं पूछता हूँ x इज लेस देन 5 देन x स्क्वायर इज व्हाट? x is less than 5 then x square is 0 to infinity। Very good, समझ गए? किसी को डाउट? अब इसकी जगह अगर मैं x is greater than 5 लिखता तो x स्क्वायर कितना? 25। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये होता है इंटेलिजेंट शेयर। अब बताओ शेयर बच्चों, ये कितना 0 टू इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, क्या बात। ये बताओ 2 to 3 है, तो x स्क्वायर 4 to 9 है ना। आधे लोग कंफ्यूज हैं, पास वाले ने बोला मैं भी बोलूं या ना बोलूं। ग्राफ को देख लो, देखो ये ग्राफ, ये 2 है और ये 3। देखो 2 पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4, 3 पे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9। ये 2 से 3 जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो 4 से 9 तक ही जाएगा, 4 to 9। इसका बताओ -4 to -2। इस पे देखो ये -4 है और ये -2। -4 पे कितना 16, -2 पे कितना 4 to 6। समझ आया? अब इसका बताओ -1 से 3 है, -1 से 3 है तो 1 to 9। पक्का 1 to 9 है? सोच के देखो 1 to 9 है क्या? 0 to 9, 0 to 9 होगा ना x स्क्वायर 0 to 9। अब कैसे? अब उसको देखो कैसे हुआ ये कारनामा। इधर देखो -1 to 3, ये इधर -1 और 3 तो इधर है बेटा, इधर। तो इसको बेचारे को यहाँ तक पहुँचने के लिए कहीं इधर से गुजरना होगा, इधर से गुजरना होगा, और ये क्या है 0। तो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी 0 टू इंफिनिटी। अब आपने अगर 1 से इंफिनिटी बोला होता तो बीच में जो 1/4 1/9 आए वो तो मिस कर जाते। समझ में आया? मिस नहीं करना हमें किसी। तो ये तो था x स्क्वायर वाले टर्म, ग्राफ से समझ में आया? क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? नहीं? अब इस पर भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो मैं आपको नेक्स्ट लाता हूँ, फिर हम 1/x